Hello friends, we are going to understand cough and drug for cough. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम खांसी कैसे उत्पन्न होती है और कौन कौन सी दवाइयाँ खांसी में किस प्रकार कार्य करती हैं इस बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें लगता है कि कफ यानी खांसी कोई बीमारी है, परंतु यह कोई बीमारी नहीं है। इट इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर को बचाने के लिए, विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए होने वाला एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसका इट्स मेन पर्पस बीइंग एक्सपल्जन ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशन और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम एयर पासेज। इसका मेन उद्देश्य, खांसी का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे शरीर में बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो कि हमारे ट्रेकिया या फिर फेरिंग्स अथवा प्लूरा आदि को इरिटेट करते हैं, उनको बाहर निकाला जाए, इसलिए खांसी उत्पन्न होती है। इट इज इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। यह शरीर का रोग से लड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एंड हेल्प टू ब्रिंग आउट द इन्फेक्टेड सीक्रेशंस फ्रॉम ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, जिसके द्वारा हमारे शरीर में गए हुए कोई भी धूल के कण, किसी भी प्रकार का कोई बलगम का टुकड़ा, कोई बलगम अथवा धूल का कोई भी कण बाहर से जो ट्रेकिया या ब्रोंकाई को इरिटेट कर रहा, उसको बाहर निकालने में मदद मिलती है। दोस्तों, यह खांसी होती क्या है, कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ कफ आखिर है क्या? एक्चुअली ड्यू टू इरिटेशन ऑफ कफ रिसेप्टर इन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड प्लूरा, कोई भी पार्टिकल जो कि कफ रिसेप्टर, जो कि हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और प्लूरा में प्रेजेंट होती हैं, उसको इरिटेट करता है। उसकी वजह से एफरेंट इम्पल्स टू कफ सेंटर, जो कि प्रेजेंट होता है मेडुला में, वहां जाती है। मतलब समझिए इसको कि अर्थात कोई भी ऐसी चीजें, या वो धूल हो सकती है, या फिर वो बलगम हो सकता है, या कोई भी फॉरेन बॉडी है जो कि हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और प्लूरा में कफ रिसेप्टर हैं, उसको इरिटेट करेगा। तो उसको इरिटेट होने की वजह से वहां से एफरेंट इम्पल्स, यानी जो कि इन कफ रिसेप्टर से जो कि इम्पल्स कफ सेंटर में जाती है मेडुला में, वो जनरेट होंगी। जैसे ही एफरेंट इम्पल्स कफ सेंटर जो कि मेडुला में प्रेजेंट होता है वहां पहुंचती है, तो मेडुला से इफरेंट इम्पल्स जनरेट होती है, जो कि लैरिंग्स और रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करती है। वही एफरेंट इम्पल्सिस जो कि कफ सेंटर यानी मेडुला से जनरेट हुई थी और रेस्पिरेटरी मसल को सप्लाई होती हैं, वो उनकी वजह से एक्सपिरेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, अर्थात उनमें एक संकोच होगा, जिसकी वजह से एक बाउट ऑफ कफ प्रोड्यूस होता है और इस प्रकार खांसी उत्पन्न होती है। एक बार फिर से मैकेनिज्म ऑफ कफ को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अथवा कोई भी हमारे शरीर में कोई भी बलगम का कोई भी पदार्थ ऐसा जो कि हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई या ट्रेकिया में कफ रिसेप्टर को इरिटेट करता है, वहां से एक एफरेंट इम्पल्स जनरेट होती है, जो कि कफ सेंटर जो प्रेजेंट होता है मेडुला में, वहां जाती है। और इन रिस्पॉन्स टू एफरेंट इम्पल्स मेडुला से इफरेंट इम्पल्स जनरेट होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करती हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स में इफरेंट इम्पल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक बाउट ऑफ कफ प्रोड्यूस होता है, यानी खांसी उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, ड्रग फॉर कफ यानी खांसी की दवाइयां, ड्रग फॉर कफ, इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक्सपेक्टोरेंट और एंटी टिश्यू। एक्सपेक्टोरेंट जो कि म्यूकोकाइनेटिक्स का काम करती हैं, और एंटी टिश्यू जो कि कफ सेंटर को डिप्रेस करने का काम करती हैं। एक्सपेक्टोरेंट ड्रग विच इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड रिड्यूसिस विस्कोसिटी एंड कॉजेज इट्स रिमूवल बाय कफिंग। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली ये जो हैं बलगम के
जो नेटवर्क होते हैं उनको तोड़ने, उनके फाइबर्स को तोड़ने का काम करता है। ये इन एक्सपेक्टोरेंट की वजह से लाइसोसोमल एंजाइम्स लिबरेट होती हैं जो कि म्यूकोपोलीसेकेराइड्स, जिससे कि बलगम बनता है, उनको डीपोलिमराइज करता है, यानी उनको तोड़ता है और छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, जिससे कि उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस होती है और उसको आराम से खांसी के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। अब दूसरी कैटेगरी आती है एंटी टिश्यूज ड्रग की, अर्थात वो ड्रग जो कि डायरेक्टली कफ सेंटर पे एक्ट करती हैं, यानी कफ सेंटर को डिप्रेस करती हैं, जो कि मेडुला में होता है, अथवा जो कि कफ सेंटर से इफरेंट इंपल्सिस जनरेट हुई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया है, जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं, जिससे कि खांसी उत्पन्न होती है, उसको इफरेंट इंपल्स के पावर को कम करती है। संक्षेप में ये वो दवाइयां हैं जो कि कफ सेंटर को डिप्रेस करती हैं, अथवा जो इफरेंट इंपल्स कफ सेंटर से आता है उसको, उसके वेग को, उसके प्रभाव को कम करती हैं। एंटी टिश्यू मेडिसिन को दो भागों में बांटा जा सकता है, ओपोइड्स एंड नॉन ओपोइड्स। ओपोइड्स ये एंटी टिश्यू का एक प्रकार है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ओपियम से डेराइव्ड है, यह ओपियम एल्कलॉइड है, ओपियम से प्राप्त होता है। इसका इफेक्ट नार्कोटिक है और ये डिपेंडेंस इंड्यूसिंग है, अर्थात इसकी लत लग जाती है। यह दिस ओपोइड एंटी टिश्यू कफ मेडिसिन आर मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर। ये इनका प्रभाव इनका मुख्यतः प्रभाव कफ सेंटर पर होता है एंड इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड एंटी टिश्यू, और इन्हें स्टैंडर्ड एंटी टिश्यू मेडिसिन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कोडीन, जिसकी की मात्रा है, इसका डोज है नॉर्मल एडल्ट में 10 to 30 mg, एंड इन चिल्ड्रन जो कि 2 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें इसकी मात्रा 2.5 से 5 mg, और 6 से 12 साल के बच्चों में इसकी मात्रा 5 से 10 mg है। नॉन ओपोइड्स ये भी एंटी टिश्यू की ही एक वैरायटी है। इसका एग्जाम्पल है नोस्कापिन। यह इट डिप्रेसिस कफ बट हैज नो एनाल्जेसिक, नो डिपेंडेंस इंड्यूसिंग, इट कैन रिलीज हिस्टामिन एंड कोज ब्रोंको कॉन्ट्रिक्शन इन एस्थमेटिक। यह भी कफ सेंटर को डिप्रेस करने का काम करता है, परंतु ओपोइड्स एंटी टिश्यू कफ दवाइयों की अपेक्षा इसमें लत लगने की स्थिति नहीं होती है। नेस्कोपिन के सेवन से हिस्टामिन का रिलीज होता है, जो कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता है एस्थमेटिक्स पेशेंट में। इसलिए इस मेडिसिन को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि एस्थमेटिक पेशेंट में इस मेडिसिन का प्रयोग ना किया जाए। नोस्कोपिन की जो डोज है वो नॉर्मल एडल्ट में 50 to 30 mg है, और चिल्ड्रंस जो कि 2 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें इसकी डोज 7.5 mg है। फ्रेंड्स, आई होप you understand about cough and medicine acting on cough. Thank you for watching video. Thanks again.